हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिति। इस लेक्चर्स में हम लोग 2020-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है, दिस इज़ लेक्चर 10.2। 10.1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सो दिस इज़ 10.2। बेसिकली क्या है कि पेजेंट मूवमेंट्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और पेजेंट मूवमेंट्स को ही हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था 10.1 लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लेना। उसमें हमने पेजेंट मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी डिस्कस किया है और ये वाले लेक्चर में हम लोग 20th सेंचुरी की पेजेंट मूवमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सी मूवमेंट्स थी, क्या इनका बैकग्राउंड था, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक 15 सेकेंड इन्फॉर्मेशन। 2020-50 सीरीज़ कोर्स आपको सिनॉप्सिस आई स्पेशल कोर्सेज में जाओगे आप, मिल जाएगा वेबसाइट पर, और जो भी आपको डिटेल्स है यहाँ से मिल जाएंगी। अब जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो किसी को कोई भी टॉपिक अगर आप लोग परचेज नहीं कर रहे हो, कोर्स खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए टॉपिक लिस्ट है। ऑल्दो अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप देखो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं अपने, तो आप उन्हीं में ये टॉपिक्स रिवाइज़ कर लो बार बार, और अगर नहीं बने हुए तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि अब टाइम भी एनीवे बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगी, अदरवाइज वेबसाइट पर आपको नंबर भी मिल जाएगा, कॉल कर सकते हो। सो लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। तो 20th सेंचुरी में कौन कौन सी पेजेंट मूवमेंट हुई थी? तो सबसे पहली मूवमेंट जो इसकी है वो है किसान सभा मूवमेंट। इससे पहले का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पेजेंट मूवमेंट जितनी भी थी 20th सेंचुरी की, वो ज़्यादातर आप कह सकते हो कि जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पे उसका काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट भी पड़ा था। ठीक है, तो अब सबसे पहली मूवमेंट आती है किसान सभा मूवमेंट। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ होता है, और उसके बाद जो अवध तालुकदार होते हैं उनको अपनी लैंड्स वापस मिल जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो तालुकदार होते हैं या जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनका होल्ड जो है वो और स्ट्रेंथन हो जाता है एग्रेरियन सोसाइटी पर। जितनी भी प्रोविंस की एग्रेरियन सोसाइटी होती है उन पर तालुकदार्स का या बड़े लैंडलॉर्ड्स का होल्ड और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटर्स होते हैं, तो ज़्यादातर उनमें से बेसिकली हाई रेंट दे रहे होते हैं, या उनको निकाल दिया जाता है, बेदखली जिसको कहते हैं, समरी एविक्शंस। तो बेदखल कर दिया जाता है, या इलीगल लिवाइज लगाए जाते हैं उन पर। रिन्यूअल फीस से वो सफ़र कर रहे होते हैं, जिसको नजराना भी कहते हैं। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं कि सिंस अवध तालुकदार के लैंड रीस्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। अब ये जो किसान सभा मूवमेंट जो चलती है, ये चलती है मेनली, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट होती है उत्तर प्रदेश की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है उसके बाद से क्या होता है कि फूड के और जो बाकी नेसेसिटीज़ होती हैं उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश के पेजेंट्स हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, वर्स होती जाती है। अब मूवमेंट क्या चली थी, क्या था ये, इसके कौन से मेन सेंटर्स वगैरह थे, वो मैं आपको बताती हूँ। मेन सेंटर्स बेसिकली रायबरेली, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर थे। अब होता क्या है कि होम रूल एक्टिविस्ट ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए होते हैं, जिससे वो लोग उत्तर प्रदेश में किसान सभा बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और जो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा होती है उसको फिर 1918 फरवरी 1918 में सेटअप किया जाता है बाय गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी। तो यहाँ से आप ये नाम देख सकते हो, एंड मदन मोहन मालवीय, ये मेन लीडर्स होते हैं इस मूवमेंट के। तो 3 लोग होते हैं मेनली यहाँ पर ये लीडर्स, जिसमें मदन मोहन मालवीय जो है वो, इनके मेनली क्या होता है कि जो सेटअप किया होता है ना, वो 2 लीडर्स ने किया होता है, और मदन मोहन मालवीय इन दोनों को सपोर्ट कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये मेन लीडर्स बेसिकली होते हैं तीनों ही। अब जून 1919 का टाइम आता है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश की किसान सभा होती है उसके अराउंड आप कह सकते हो 450 ब्रांचेस होती हैं। बहुत सारे और प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, जैसे झिंगुरी सिंह थे, दुर्गा पाल सिंह थे, बाबा रामचंद्र थे, बहुत सारे लोग थे। बट मेन लीडर्स आप मोटा मोटा ये याद रखो, मेन लीडर्स। ठीक है, फिर जून 1920 का टाइम होता है, जिसमें बाबा रामचंद्र जो है वो नेहरू को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और ये सारे जितने भी हमारे गांव हैं उनको आप विज़िट करो, विलेजेस को विज़िट करो। इन विज़िट्स के दौरान नेहरू का विलेजर्स के साथ काफ़ी क्लोज कांटेक्ट डेवलप हो जाता है।
अब अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बन जाती है। तो अवध किसान सभा केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1920 अक्टूबर। क्यों बनती है ये? क्योंकि नेशनलिस्ट रैंक्स में काफ़ी डिफरेंसेस चल रहे होते हैं। नेशनलिस्ट के डिफरेंसेस की वजह से ये अवध किसान सभा जो है वो बन जाती है। उसके बाद अवध किसान सभा किसान्स को कहती है कि आप बेदखली लैंड जो है वो टिल करने से आप बिल्कुल मना कर दो कि हम बिल्कुल ये जो बेदखली लैंड है इसको जोतेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल खेती करने से यहाँ पर इनकार कर दो कि हम लोग ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये जो अनपेड लेबर की तरह आपसे काम करा रहे हैं उसके लिए भी मना करो, जैसे कि हारी, बेगार, ये तरह तरह के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अनपेड लेबर थे ना, तो इनके लिए भी बिल्कुल मना करो। तो ये कहा जाता है अवध किसान सभा जो है किसानों के को अवेयर करने के लिए, किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी पोजीशन, ठीक है, और बढ़ाने के लिए आगे, तो उस चीज़ में ज़्यादा काम कर रही थी। और किसानों को कहा गया कि जो भी लोग ये कंडीशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन सभी लोगों को बॉयकॉट करो, और ये जितने भी आपके डिस्प्यूट्स आ रहे हैं इनको आप पंचायत के थ्रू ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो। अब जितनी भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मास मीटिंग चल रही थी, मोबिलाइजेशन चल रही थी, या एक्टिविटी का जो भी पैटर्न चल रहा था, वो जनवरी 1921 के बाद से एकदम से चेंज होता है। कैसे कि पहले तो ये चल रहा था कि आप बॉयकॉट करो, ठीक है, और इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट मत करो, ये सब चीज़ें चल रही थी। बट एकदम से जनवरी 21 के बाद एकदम पैटर्न ही चेंज हो जाता है। मास मीटिंग, मोबिलाइजेशन वगैरह का, कैसे बाज़ार लूट करना शुरू कर देते हैं और हाउसेस को लूटना शुरू कर देते हैं, ग्रेनरीज, पुलिस के साथ काफ़ी क्लैशेस हो रहे होते हैं इन सब के। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक चेंज आता है जो किसान सभा मूवमेंट होती है उसमें। अब सेंटर ऑफ एक्टिविटी जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है ऑल एंड ऑल, कि मूवमेंट जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन मोड में चली जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना रिप्रेशन डाला होता है, और साथ ही साथ अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो जाता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, सप्रेस कर दी जाती है मूवमेंट। अब नेक्स्ट मूवमेंट आती है एका मूवमेंट। 1921 की ये मूवमेंट होती है। अब 1921 के एंड तक आते आते जो पेजेंट का डिसकंटेंट था वो दोबारा से आ जाता है। जितने भी यूनाइटेड प्रोविंस के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि हरदोई है, बहराइच है, सीतापुर है, यहाँ पर पेजेंट मूवमेंट का ये जो पूरा जो चीज़ें चल रही थी, जो पूरा एक आंदोलन सा चल रहा था, वो दोबारा से रीसर्फेस हो जाता है। कौन कौन से इश्यूज़ ये इन्वॉल्व करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेन रीज़न क्या होता है मूवमेंट का, कि रेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेंट होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 50% हायर होता है ये रेंट, जो कि रिकॉर्डेड रेट्स थे, जो लेजिटिमेट रेट्स थे। तो रिकॉर्डेड रेट से 50% ज़्यादा रेंट यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। मेन रीज़न ये था मूवमेंट का कि हम लोग ये रेंट, बढ़ाया हुआ रेंट नहीं पे करना चाह रहे थे। तो आप देख लो कि यहाँ पर भी जो मूवमेंट चलती आ रही है 20th सेंचुरी में, ये भी मेनली वो रेंट बढ़ा दिया और वही सब चीज़ों पर बेस्ड है। नेक्स्ट होता है जो ठेकेदार्स होते हैं उनके द्वारा ऑपरेशन जो किया जाता है, ठीक है, कि रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम पे तो ठेकेदार के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। उनको, ठेकेदारों को काम दिया जाता है कि भैया रेंट कलेक्ट करके लाओ, और अगर रेंट नहीं दे पाते पेजेंट्स तो ठेकेदार उन पे जुल्म करते हैं, ऑपरेस करते हैं। वो एक प्रॉब्लम थी। साथ में रेंट शेयरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये मूवमेंट आया था, स्टार्ट हुआ था। एका का मतलब होता है एक या फिर यूनिटी, यहाँ पर एक्स्ट्रा वो चीज़ दी हुई है। अब ये मूवमेंट कैसे बनती है, क्या चलता है? अब क्या होता है कि ये जो एका या फिर यूनिटी मूवमेंट आप इसको कह सकते हो, इस मूवमेंट की जो पूरी मीटिंग्स चलती हैं, इसमें क्या है, एक सिम्बॉलिक रिलीजियस रिचुअल चलता है। वो सिम्बॉलिक रिलीजियस रिचुअल भी इन्वॉल्व था इसमें, जिसमें पेजेंट्स जो है वो कसम खाते हैं कि वो, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो कि पेजेंट्स जो है वो कसम खाते हैं कि वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेंट ही पे करेंगे, बट और टाइम पर पे करेंगे, बट जो हायर रेंट है वो पे नहीं करेंगे। और अगर उनको लैंड से निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, तो वो जाएंगे नहीं, दे वोंट लीव। साथ ही साथ फोर्स्ड लेबर करने से वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देंगे कि वो लोग फोर्स्ड लेबर बिल्कुल नहीं करेंगे, बेगार वगैरह हो गया ना, ये सब नहीं करेंगे।
क्रिमिनल्स को वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट चीज़ था। पंचायत डिसीजंस की बात मानेंगे और रेवेन्यू बिना रिसिप्ट के पे नहीं करेंगे, और हर एक सर्कमस्टांस में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो हमेशा यूनाइटेड ही रहेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स थे जो कि आप कह सकते हो कि एक सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल इस पूरी मूवमेंट में इन्वॉल्व था, जिसमें पेजेंट्स जो है ये कसम खाते हैं, मिलके एक साथ असेंबल होते हैं, कसम खाते हैं। तो ये जो एका मीटिंग्स थी वो आप ये रिलीजियस रिचुअल से मार्क की जाती है, जहाँ पर एक होल जो है वो एक ग्राउंड में जो है गड्ढा सा खोदा जाता है, जो कि रिवर गंगा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस वजह से वो लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि गंगा रिवर को साक्षी मानकर और ये लोग कसम खाते हैं कि ये पॉइंटर्स आप नोट कर सकते हो, ये सारे पॉइंटर्स पे कसम चलती है इनकी। अब ये जो ग्रास रूट लीडरशिप होती है एका मूवमेंट की, वो आती है मदारी पासी, ये इनके लीडर होते हैं, लो कास्ट लीडर्स, स्मॉल ज़मींदार, ये सब इनके लीडर्स होते हैं एका मूवमेंट के। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज़मींदार इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी स्मॉल ज़मींदार्स होते हैं जिनको बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा हैवी लैंड रेवेन्यू इम्प्लाई कर रही थी और स्मॉल ज़मींदार्स को बहुत परेशान किया गया था, ओप्रेस किया गया था, तो वो स्मॉल ज़मींदार भी इस मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। तो बेसिकली जितने भी लोग थे, जितने भी पेजेंट्स थे, ज़मींदार्स थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हाथों सफ़र कर रहे थे, वो सभी लोग यहाँ इस मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। इस पूरी मूवमेंट का रिज़ल्ट क्या होता है फाइनली, तो मार्च 1922 का टाइम होता है, जब जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं या गवर्नमेंट होती है वो बहुत बुरी तरीके से इस पूरी मूवमेंट को रिप्रेस करती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट एंड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, 1922 में ये मूवमेंट एंड हो गई थी। नेक्स्ट है मपिला रिबेलियन, 1921 का ये रिबेलियन रहता है। अब मपिला रिबेलियन क्या है, ये रिवोल्ट क्या है, तो मपिला जो थे वो बेसिकली मुस्लिम टेनेंट्स थे जो कि मालाबार रीजन में रहते थे, और इस पूरे रीजन में जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो मोस्टली हिंदूज़ थे। अब जो मपिलास थे उन्होंने अपना रिजेंटमेंट एक्सप्रेस किया था, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम पे 19वीं सेंचुरी के, उनके खिलाफ भी जो ये सारे लैंडलॉर्ड्स ओप्रेस कर रहे थे मपिलास को, तो उस टाइम भी मपिलास ने अपना रिजेंटमेंट एक्सप्रेस ज़रूर किया था। अब उनके जो दुख दर्द थे, उनके जो ग्रीवेंसेस थे, वो किस पर बेस्ड थे कि भाई टेन्योर बहुत ज़्यादा है, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ही नहीं, रेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगेन वही सेम चीज़ों पर ये पूरी सारी चीज़ें बेस्ड थी कि हाई लगान है, लगान बहुत ज़्यादा है, नजराना या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा है, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, और भी बहुत सारे ओप्रेसिव एक्सैक्शंस थे बहुत अलग अलग तरीके के। तो बेसिकली वो लोग अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे थे। फ़ीस वगैरह भी रिन्यू कर दी थी दोबारा, और ज़्यादा हाई फ़ीस लेने लग गए थे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये जो मपिला टेनेंट्स थे वो पर्टिकुलरली जो लोकल कांग्रेस बॉडी थी वो एक गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की डिमांड कर रही थी। कौन से गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, जिसमें टेनेंट लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो लोकल कांग्रेस बॉडी टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप के रेगुलेशन की डिमांड कर रही थी, और उसी डिमांड से मपिला टेनेंट्स जो है वो एनकरेज थे कि हाँ अब हमारी मांगे भी पूरी की जाएंगी, हमारी बातें भी सुनी जाएंगी, हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस होंगे। तो जल्दी अब क्या हुआ था कि मपिला मूवमेंट जो है वो खिलाफत एजिटेशन उस टाइम पर चल रहा था, उसके साथ मपिला मूवमेंट मर्ज हो जाती है। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर्स कौन होते हैं, पॉज करो और सोच के बताओ, यहाँ पर पढ़ो नहीं अभी। तो होते हैं गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, ये सब मपिला मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब नेशनल लीडर्स का अरेस्ट हो जाता है तो लीडरशिप जो है वो जितने भी लोकल मपिला लीडर्स होते हैं उनके हाथों में चली जाती है। अब चीज़ें ख़राब कब हो जाती हैं, अगस्त 1921 के बाद। अगस्त 1921 के बाद जब जो रिस्पेक्टेड प्रीस्ट लीडर होते हैं उनके, अली मुसालियर, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े स्केल पर राइट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होता है, इनिशियली जो ब्रिटिश अथॉरिटी के जो सिंबल्स होते हैं कौन कौन है, कोर्ट्स है, पुलिस स्टेशन, ट्रेजरीज, ऑफिसेज हैं, और जो थोड़े से अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड्स हैं, जन्मीज, जैसे मेनली हिंदूज़ हो गए, उन सबको टारगेट किया जाता है। तो ये सब
किया जाता है मपिलास के द्वारा कि भैया आपने हम लोगों के प्रीस लीडर को किस तरीके से, आपने कैसे अरेस्ट कर लिया हमारे लीडर को। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ राइट चल पड़ते हैं, ये सब लोग टारगेट किए जाते हैं। और जैसे ही ब्रिटिश उस टाइम पर मार्शल लॉ का टाइम था जिसमें ब्रिटिश एकदम से मार्शल लॉ डिक्लेयर करता है और रिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जितना भी रिबेलियन का जो कैरेक्टर है, पहले कैसा था रिबेलियन और अब कैसा हो गया, तो रिबेलियन बहुत ही एक बुरा सा टर्न ले लेता है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज होता है। बहुत सारे हिंदूज जो है वो मपिलास की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि भाई हिंदूज भी ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उस टाइम पर देखी जा रही होती हैं। तो मूवमेंट जो है, जो कि एक बेसिकली एंटी गवर्नमेंट, एंटी लैंडलॉर्ड अफेयर से स्टार्ट हुई थी कि भैया रेंट बहुत ज़्यादा है, फ़ीस रिन्यू हो रही है, ये सब इश्यूज़ जो हैं हमें परेशान कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ों से कम्यूनल ओवरटोन में चली जाती है पूरी मूवमेंट। और ये जो रिबेलियन था, इसका कम्युनलाइजेशन की वजह से मपिलास जो है वो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आइसोलेट हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो मपिलास को भी ये लगने लगता है कि भाई ये जो वो देखते हैं कि हिंदूज भी कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की हेल्प कर रहे थे। तो ये किस तरीके से टर्न करता है उसके बारे में है। और दिसंबर 1921 में जितनी भी ये जो रेजिस्टेंस होती है वो बंद भी हो गई थी, ठीक है। तो अगस्त 1921 में इसने बुरा टर्न लिया और दिसंबर 1921 में ये पूरा रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। 1926 का ये सत्याग्रह होता है, ये तो काफ़ी फेमस है और इम्पॉर्टेंट है, करके जाना प्लीज़। तो बारदोली तालुका होता है सूरत डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे बहुत इंटेंस पॉलिटिसाइजेशन देखा जाता है जब गांधी जी आ जाते हैं नेशनल पॉलिटिकल सीन में। तो ये एक मेजर एपिसोड होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, आप ये मान सकते हो। अब इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये हुआ क्या था। तो 1925 में बारदोली फाइनेंशियल ट्रबल्स और कैलामिटीज़ चल रही होती हैं, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट होती है वो टैक्स रेट भी बढ़ा देती है 30% से। तो जो लैंड रेवेन्यू है वो फिर विद टाइम जनवरी 1926 से इंक्रीज़ भी कर दिया जाता है। तो उस चक्कर में ये पूरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मूवमेंट मेनली जो स्टार्ट होती है वो कब से होती है, जनवरी 1926 में, जब लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा टाइम होता है जब अथॉरिटीज़ ये डिसाइड करती हैं कि हम ये रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस लीडर जो है वो एकदम से ये बात पकड़ते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब होता क्या है कि एक बारदोली इंक्वायरी कमेटी बैठती है जो कि इस इशू को देखने के काम कर रही होती है। ये कमेटी में पता लगता है कि जो रेवेन्यू हाइक है वो बहुत ही अनजस्टिफाइड है, और फरवरी 1926 का टाइम होता है जब वल्लभ भाई पटेल को बुलाया जाता है कि आप इस मूवमेंट को लीड करिए। तो जितनी भी बारदोली की औरतें होती हैं, विमेन होती हैं, वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दे देती हैं। तो यही वो टाइम होता है, बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिलता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, बारदोली विमेन के द्वारा दिया जाता है। तो अब पटेल के अंडर जितने भी बारदोली पेजेंट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो रिवाइज असेसमेंट है, मतलब कि जो बढ़ाया हुआ जो टैक्स गवर्नमेंट ने हमें बोला है, ये इसका हम एक पैसा पे नहीं करेंगे। रिवाइज असेसमेंट का जो पूरा पेमेंट है वो हम कुछ भी पे नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ना अपॉइंट कर दे, या फिर गवर्नमेंट अगर ये जो करंट अमाउंट चलता आ रहा था अभी तक उसी को ही फुल पेमेंट जब तक गवर्नमेंट नहीं मानती तब तक हम एक पैसा पे नहीं करेंगे। तो ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन आ जाता है, और इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरदार पटेल एक 13 छावनी, जो वर्कर कैंप भी कहते हैं आप, वर्कर्स कैंप आप कह सकते हो, उनको ये सेटअप कर दिया जाता है। तो 13 छावनी वर्कर्स कैंप सेटअप किए जाते हैं सरदार पटेल के द्वारा, या जितने भी तालुकाज होते हैं वहाँ पर। अब बारदोली सत्याग्रह पत्रिका भी लाई जाती है ताकि पब्लिक ओपिनियन को और ज़्यादा मोबिलाइज़ किया जाए। उसके बाद कुछ ऐसे इंटेलिजेंस विंग होता है एक, जिसको सेटअप किया जाता है ताकि ये मेक श्योर वो कर सके कि जितने भी टेनेंट्स हैं वो सारे मूवमेंट का रेजोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मान लो कोई टेनेंट इस मूवमेंट का रेजोल्यूशन फॉलो नहीं कर रहा तो उसको सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ेगा, ये डिसाइड हुआ था। स्पेशल एम्फेसिस जो है विमेन की मोबिलाइजेशन पर दिया गया। साथ ही साथ कुछ
ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन लीडर्स थे ये? के.एम. मुंशी थे और लालजी नारायण जी थे। तो ये इन दोनों लीडर्स ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन किया था ये मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब अगस्त 1928 का टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हो जाती है इस पूरे एरिया में, और रेलवे स्ट्राइक चलने के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं बॉम्बे में। रेल हड़ताल चलती है बॉम्बे में। अब गांधी जी बारदोली पहुंचते हैं क्योंकि इमरजेंसी का केस हो जाता है, तो गांधी जी सोचते हैं कि सब लोग सोचते हैं गांधी जी को बुलाना चाहिए बारदोली में ताकि वो स्टैंड ले सकें, हमारा इमरजेंसी का केस आ गया। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रेसफुल विड्रॉल चाह रही थी अब, तो उसने एक कंडीशन सेट की जिसकी वजह से जो इन्हांस रेंट था, जो बढ़ाया हुआ रेंट था, वो जितने भी ऑक्यूपेंट्स थे उनके द्वारा पे किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जितना भी गवर्नमेंट ने ही ये कंडीशन लगाई कि सबसे पहले जो बढ़ाया हुआ रेंट था वो जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनके द्वारा पे किया जाए। फिर एक कमिटी बैठेगी, इस पूरे मामले को देखेगी, और उसने देखा कि ये जो रेवेन्यू हाइक है वो अनजस्टिफाइड है, और उसने रेकमेंड किया कि एक 6.03% का ही राइज़ होना चाहिए। जो 30% का राइज़ था वो नहीं चलेगा, तो इतना ही राइज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ पाई, ठीक है। अब 1930s का यहाँ पर टाइम होता है। एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन अपॉइंट की थी इस मैटर को देखने के लिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा आप नोट कर सकते हो। अब बॉम्बे गवर्नमेंट ने सारी अग्री कर लिया कि ठीक है, हम लोग जितने भी कन्फिस्केटेड लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी हम लोग रिस्टोर कर देंगे, और इस साल के लिए रेवेन्यू पेमेंट भी कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, 1930s का टाइम होता है। 1930s का टाइम होता है जब पेजेंट अवेकनिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है ग्रेट डिप्रेशन से। ग्रेट डिप्रेशन आया होता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक नो रेंट नो रेवेन्यू मूवमेंट का फॉर्म ले लेता है। बहुत सारे एरियाज़ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस वजह से चल रहा होता है कि भैया हम लोग रेंट नहीं पे करेंगे, कोई रेवेन्यू नहीं देंगे, तो ये वाली मूवमेंट चल रही होती है। कौन सी मूवमेंट? नो रेंट नो रेवेन्यू मूवमेंट। ये मूवमेंट चल रही होती है सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे, मूवमेंट के टाइम। ऑल्सो यहाँ पर जो एक्टिव फेज मूवमेंट होता है 1932 में, उसका जब डिक्लाइन हो जाता है तो बहुत सारे नए एंट्रेंट्स भी देखे जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो वो भी अच्छे कोई अलग अलग सूटेबल आउटलेट्स देखे जाते हैं ताकि अपनी एनर्जीज रिलीज़ कर सकें, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है पेजेंट्स के वहाँ पर जा सके। तो ये सारी चीज़ें अब देखी जा रही थी, तो इसी के बारे में था पूरा बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। इसी तरीके से ये चला था, और इसी तरीके से इसका जब सॉल्यूशन हो गया कि गवर्नमेंट भी मान गई और थोड़ा पेजेंट्स भी मान गए, तो एक पीसफुल कंप्लीशन हो गया था इस पूरी मूवमेंट का, बारदोली सत्याग्रह जिसे कहते हैं। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ा बारदोली सत्याग्रह वगैरह के बारे में। एक टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन द पोस्ट वॉर फेज। अब ये लास्ट का टाइम होता है ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस, 1936 का ये टाइम होता है। ये सभा बेसिकली लखनऊ में फाउंड होती है अप्रैल 1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं उसके प्रेसिडेंट, और एन.जी. रंगा जो है उसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो एक किसान मैनिफेस्टो इशू किया जाता है, और एक पीरियोडिकल आता है अंडर इंदुलाल याग्निक। तो ये स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस पूरी ये ऑल इंडिया किसान सभा। अब ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है और जो कांग्रेस है, उनके सेशंस होते हैं फैज़पुर में। 1936 का टाइम होता है जब इनके सेशंस चल रहे होते हैं, और जो कांग्रेस मैनिफेस्टो होता है जो प्रोविंशियल इलेक्शंस उस टाइम पर होने होते हैं 1937 में, तो उसके लिए जो कांग्रेस मैनिफेस्टो होता है स्पेशली अग्रेरियन पॉलिसी के लिए, वो बहुत ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होता है? ऑल इंडिया किसान सभा से ज़्यादा। ऑल इंडिया किसान सभा के जितने भी एजेंडाज होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी पेजेंट मूवमेंट्स ही चल रही होती हैं, हर जगह पर पेजेंट्स ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और बड़े लेवल पे अलग अलग जगहों पे आपने देखा किस तरीके से पेजेंट मूवमेंट चल रही होती है। तो यहाँ पर बेसिकली सहजानंद सरस्वती थे, उन्होंने ये इसी वजह से बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म की थी 1929 में, ताकि पेजेंट ग्रीवेंसेस को मोबिलाइज़ किया जा सके कि ज़मींदारी के जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उनके ऑक्यूपेंसी राइट्स पे वो ख़त्म हो, उनका अत्याचार बंद हो। अब
यहाँ पर ये टॉपिक्स मैं आपको ये समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब होता क्या है बेसिकली कि 1937 to 39 का टाइम होता है, जिसमें आप कह सकते हो कि ये पूरा जो पीरियड होता है पूरा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंडर जाता है, जिसमें पेजेंट मूवमेंट्स होती हैं और जितनी भी कांग्रेस प्रोविंशियल रूल की एक्टिविटीज़ आती हैं, तो ये सारी जितनी भी पेजेंट मूवमेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती है सारी कांग्रेस के अंडर चल रही होती है, कांग्रेस का प्रोविंशियल रूल के अंडर चल रही होती है। तो ये जो एक आप कह सकते हो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन था या सबसे मेन फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन था, वो था किसान कॉन्फ्रेंसेस करना या किसान मीटिंग्स करना, जहाँ पर किसानों की डिमांड को और एयर किया जा रहा था, रेजोल्यूशन पास किए जा रहे थे। तो जो मोबिलाइजेशन कैंपेन्स थे वो पूरे विलेजेस वगैरह में कराए गए, जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो कांग्रेस मैनिफेस्टो था वो पूरी तरीके से ये जो टाइम चल रहा था पूरा का पूरा किसानों पर बेस्ड था, उनकी प्रॉब्लम्स पर बेस्ड था और उनके रेजोल्यूशंस पर बेस्ड था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 20th सेंचुरी की जितनी भी पेजेंट मूवमेंट्स थी उनके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोस्ट वॉर फेज़ की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आ जाती हैं आपकी ये तेभागा मूवमेंट आ गई, 1946 बंगाल की ये मूवमेंट है। देन आपकी तेलंगाना मूवमेंट आ जाएगी उसके बाद, है ना। फिर ये सारी फिर पेजेंट मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ती है, प्रोविंसेस में कहाँ कहाँ पेजेंट मूवमेंट चलती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। केरला, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में बहुत जगह ये पेजेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।